मैं डॉक्टर रितेश कुमार। आज के लाइव क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। लेकिन इस क्लास को शुरू करने के पहले आप सभी छात्रों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। केवल जन्माष्टमी मनाना नहीं है, अपने जीवन में कृष्ण के उपदेश को चरितार्थ करने की भी आवश्यकता है। तो चलिए मेरे साथ इस लाइव क्लास में शामिल हो जाइए और इतिहास पढ़ने की एक नई कला को मेरे साथ समझने का प्रयास कीजिए। लाइव क्लास में आज मैं चंद्रगुप्त मौर्य को टारगेट कर रहा हूं। सामान्यतः जब छात्र किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ा जाए, इस कला से वे अनभिज्ञ रहते हैं। हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, यह नियम केवल इतिहास या जीएस में ही लागू नहीं होता है, इंग्लिश में भी लागू होती है, मैथ में भी लागू होती है। तो चलिए मेरे साथ चंद्रगुप्त मौर्य को एक नई कलेवर के साथ पढ़ा जाए और इस तरह पढ़ा जाए कि परीक्षा के तमाम प्रश्न आसानी से बन जाए। इसके लिए आवश्यकता है कि स्वाध्याय करें, टेक्स्ट बुक का अध्ययन करें, एनसीईआरटी को फोकस करें, तदुपरांत किसी विषय को विश्लेषण के साथ पढ़ने की क्षमता को विकसित करें। चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत के महानतम शासक में से एक हैं, इनकी जानकारी आखिर हमें मिलती कैसे? सामान्यतः स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य को जानने का जो स्रोत है उस पर ध्यान नहीं देते। तो हम चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे जानेंगे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जानने की दो तरीके हैं। एक साहित्यिक स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत उसे कहा जाता है जो पुस्तक के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से, ट्रेवलर्स डायरी के माध्यम से, इतिवृत्त के माध्यम से प्राप्त होती है। और पुरातात्विक स्रोत वो है जो सिक्के के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से, महलों के अवशेषों के माध्यम से, स्तूपों के माध्यम से, चैत्य के माध्यम से और विहार के माध्यम से प्राप्त की जाती है। जब भी किसी व्यक्तित्व का आप अध्ययन करें तो सबसे ज्यादा आवश्यकता उनके जानने के स्रोत से संबंधित है। परीक्षा में इससे लगातार प्रश्न आते हैं, लेकिन जो छात्र हल्की फुल्की किताब पढ़ते हैं वो इससे दूर रहते हैं। चंद्रगुप्त को मौर्य को जानने की साहित्यिक स्रोत में सबसे प्रमुख स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, मुद्रा राक्षस, वायु पुराण, विष्णु पुराण है। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें प्रमाणिक जानकारी मिलता है। साथ ही साथ कुछ साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है और कुछ साहित्य जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ जिसे महावंश, दीपवंश और दिव्यावदान के नाम से जानते हैं, इन ग्रंथों से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रमाणिक जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जैन साहित्य में कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन, ये 2 ऐसे प्रमुख ग्रंथ हैं जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत विश्व के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र था। कई विदेशी यात्री अर्थात ट्रैवलर्स भारत की यात्रा की या भारत को जानने का प्रयास किया। इस क्रम में उनके द्वारा कई लेख तथा पुस्तकों की रचना की गई। इनमें जो प्रमुख हैं वेंसा, जिन्हें यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा 629 ईस्वी के आसपास की थी, उनकी यात्रा वृत्तांत,
फाइयान, इतसिन, निर्याकस, स्ट्रेबो, प्लूटार्क जैसे विदेशी यात्री ने अपने लेखों के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तृत विश्लेषण किया। सामान्यतः ये पोर्शन छात्र फोकस नहीं करते, लेकिन जब हम पुरातात्विक स्रोत पे आते हैं तो यह जानना काफी जरूरी है कि अशोक के द्वारा प्राप्त लगभग 37 से ज्यादा अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है, सामान्यतः छात्र उस पर ध्यान नहीं देते हैं और मैंने उसका जिक्र बोर्ड पे भी नहीं किया है। उस अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? तो रुद्र दामन अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इससे भी अशोक की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ सिक्के, किसी भी काल के जो सिक्के होते हैं उस काल के सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, साथ ही साथ राजा के जो क्रियाकलाप होते हैं उसके बारे में प्रमाणिक जानकारी देता है। लेकिन हल्के फुल्के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्कों का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। इस क्रम में आपको समझना पड़ेगा कई महलों के अवशेष अर्थात भग्नावशेष के अलावा मौर्य काल में निर्मित स्तूप, विहार और चैत्य से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। यह काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको छात्र नजरअंदाज कर देते हैं, तो यह समझना आपको काफी जरूरी है। अब प्रश्न यह उठता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उदय के पूर्व भारत की स्थिति क्या थी? तो उस समय अर्थात पूर्व की स्थिति क्या थी? उस समय भारत में विशेषकर मगध में किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। अर्थात मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व उत्तर भारत का जो सबसे शक्तिशाली वंश था या साम्राज्य था उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो नंद वंश के नाम से जानते हैं। इस नंद वंश के द्वारा 344 बीसी से 324 बीसी तक शासन किया गया और इस वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद थे, जिन्हें पुराण में उग्रसेन महापद्मपति या महापद्म के नाम से संबोधित किया गया। महापद्मनंद को 8 संतान थे और उनका 8वां पुत्र घनानंद किसका समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन था और साथ ही साथ घनानंद के वित्त मंत्री या यूं समझे उनके मंत्री कौन हुआ करते थे? तो कौटिल्य हुआ करते थे। ये वही कौटिल्य है जिसने अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः भारत के शासन परंपरा में जो शासक होते हैं उन्हें प्रजा का पिता माना जाता है, लेकिन घनानंद का जो शासन करने का सलीका था या शासन करने का जो स्टाइल था वो प्रजा के हितकारी नहीं था। फलतः चाणक्य अर्थात कौटिल्य और घनानंद में विवाद हो गए। लेकिन यहां आपको समझना पड़ेगा कि ग्रीक साहित्य में घनानंद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ग्रीक साहित्य में घनानंद के लिए अग्रमीज और जेंद्रमीज शब्द का प्रयोग किया गया है। यह हाईली इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। सामान्यतः मार्केट में मिलने वाले पुस्तक में ऐसे तथ्यों का उल्लेख आपको जल्दी नहीं मिलेगा और जो ऑनलाइन में सर लोग आते हैं वो मुख्य बातों को बताने का प्रयास ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनका वो बिजनेस मार्केटिंग। इस बात को समझे। इस क्रम में आपको समझना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद को पराजित किया गया, लेकिन क्यों किया गया इसका उल्लेख यहां पे मैंने नहीं किया। लगातार चाणक्य के द्वारा घनानंद को इस बात के लिए जोर दिया जाता था कि राजकोष के जो पैसे हैं
उसका उपयोग जनता के हित में करे। लेकिन घनानंद घोर अत्याचारी था, इन पैसों का खर्च वो भोग विलास में ज्यादा करता था, जिसका विरोध घनानंद के वित्त मंत्री चाणक्य के द्वारा किया जा रहा था। अंतोगत घनानंद नाराज हो गया और चाणक्य को अपशब्द बोलने के बाद अपने दरबार से निकाल दिया और बोला कि तुम मेरे साम्राज्य से निकल जाओ। तत्क्षण चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं घनानंद के वंश को समाप्त न करूंगा तब तक अपनी सखा को न बांधूंगा, और वो तत्क्षण उस दरबार से बाहर की ओर निकल गया। इस क्रम में हमें समझना है चंद्रगुप्त मौर्य का उदय कब हुआ, यह विवाद का विषय। इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। फलतः ऐसे पॉइंट पे बहुत विशेष काम करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी में हुआ, जो विवाद का है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे। और जब चाणक्य को अपमानित कर दिया गया और निराश मन से वो दरबार से जब अपने तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो पाटलिपुत्र के समीप कुछ बच्चों के द्वारा मिट्टी के एक ढेर पर एक खेल खेला जा रहा था, जिसे हम लोग भी खेले हैं, जिसे चोर सिपाही राजा मंत्री कहा जाता था। उसमें जो बालक राजा की भूमिका में था, उसके निर्णय क्षमता से प्रभावित होकर चाणक्य प्रफुल्लित हो गए और फूले नहीं समाये। उन्हें लगा कि इस बालक के द्वारा इस नंद वंश का समाप्ति किया जा सकता है। फलतः उस बालक के साथ वो तक्षशिला की ओर प्रस्थान। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे और घनानंद से विवाद के बाद वो जब दरबार से तक्षशिला की ओर प्रस्थान करने के लिए निकले, तो इसी क्रम में उन्हें एक बालक के द्वारा जो चोर सिपाही खेला था उसकी निर्णय क्षमता से प्रभावित हो गए और तक्षशिला की ओर प्रस्थान किया। परीक्षा में आपसे बार बार पूछा जाएगा चाणक्य कहां का नागरिक था, तो तक्षशिला का नागरिक था। साथ ही साथ सामान्यतः परीक्षा में 3 प्रश्न ऐसे हैं जो तक्षशिला से बार बार आएंगे। यदि पूछा जाए तो अधिकांश लड़का उसका आंसर नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। और चंद्रगुप्त मौर्य की उच्च शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त होगी थी, तो तक्षशिला से। चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले जाया गया और इसी क्रम में उसे सभी प्रकार के विद्याओं में पारंगत किया गया। जब उन्होंने हर तरह के विद्या में अपने आप को निपुण कर लिया, तब चाणक्य बोला कि चलो भैया मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो। इसी क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश का पतन किया। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं और छात्रों के द्वारा बार बार गलती किए जाते हैं। जैसे किस साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया। केवल एंड्रोकोटस से काम नहीं चलेगा, आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा और बेसिक के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। ऐसे तमाम तथ्य जल्दी ऑनलाइन पे आपको उपलब्ध नहीं होंगे। ऑनलाइन के अधिकांश शिक्षक मार्केटिंग पॉलिसी पे काम करते हैं, आपके ज्ञान को अपग्रेड करने का प्रयास नहीं करते। इस तथ्य को समझिए और स्वाध्याय को फोकस कीजिए। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, तो शूद्र कहा गया। यहां इस तथ्य को समझें। संपूर्ण भारत पे शासन करने वाला पहला शासक कौन बना, चंद्रगुप्त मौर्य बना, जो पिछड़े समाज का था। यह बात ब्राह्मण को पसंद नहीं आ रही थी। फलतः ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, तो शूद्र कहा गया। ठीक उसी प्रकार मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया,
एक काफी खराब शब्द है, ब्रिसल कहा गया, जिसका मतलब क्या होता है, कुलहीन, जिसके पिता का कोई पता नहीं। यह तमाम पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को कई तरह की उपमा दी गई है। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर आर के मुखर्जी देश के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, किस जाति के थे, तो क्षत्रिय जाति। चाणक्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तो क्षत्रिय कहा गया है। और साथ ही साथ बौद्ध साहित्य के महावंश और दीप वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तो क्षत्रिय कहा गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापस ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का बताया है, तो वैश्य जाति का बताया है। और प्रसिद्ध इतिहासकार सर जॉन मार्शल के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे, तो मूर पालने वाले जाति अर्थात मयूर पोषक जाति के थे। ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड के प्रसिद्ध इतिहासकार फोसे के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे, मयूर पोषक थे। और रुद्रदामन अभिलेख देश का पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त नाम का उल्लेख है। इसके पूर्व किसी भी अभिलेख में चंद्रगुप्त नाम का उल्लेख नहीं है, जिससे पता चलता है कि रुद्रदामन अभिलेख का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये ऐसे तथ्य है जिससे परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। अब आइए हाईली इंपॉर्टेंट चीज पाइए जो आपके जीवन में भी काम करेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध के आक्रमण। हर एक कार्य का एक उद्देश्य है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट है, चला गया कि विद्या ददाति विनयम। अभी के पढ़ाई का मतलब है जल्दी से सरकारी नौकरी को प्राप्त करना। इसके लिए बहुत बेचैन नहीं होना। अपने पढ़ाई की जो योजना है उससे परीक्षा से जोड़ने का काम करना है। आप कितना ज्यादा पढ़ते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप परीक्षा के लिए क्या पढ़ते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्रम में आपको समझना है, जब चाणक्य अपने उद्देश्य के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले गया, युद्ध में शिक्षा में पारंगत कर दिया, उसके बाद बोला कि चलो मेरे उद्देश्य की पूर्ति करो, क्योंकि घानानंद ने मुझे अपमानित किया था, मुझे कुरूप बोला था और यहां तक बोला था कि यदि तुम ब्राह्मण नहीं होते तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर। अब चंद्रगुप्त मौर्य तुम चलो और मगध को विजिट करो। ऐसी भावना के साथ पढ़ाई में निपुण होने के बाद, युद्ध विद्या में निपुण होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी नई उमंग, नई जोश के साथ मगध पे आक्रमण करने का निश्चय किया और उसने मगध पे चढ़ाई कर दी। लेकिन शुरुआती दौर में चंद्रगुप्त मौर्य को बार बार असफलता मिला। लेकिन उसके अंदर एक विचार था, कौन कहता है कि मैं थक गया हूं, कौन कहता है कि मैं थक गया हूं, यह मझधार है किनारा नहीं। घर का भी कुत्ता गली का शेर होता है। इस भावना को चंद्रगुप्त मौर्य समझ नहीं पाए और सीधे मगध की राजधानी, सीधे नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र पे चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण कर दिया। सामान्यतः अधिकांश छात्र जोश में होश को खो देते हैं। इसी क्रम में जब आप राजधानी पे हमला करेंगे तो स्वाभाविक तौर से राजधानी में राजा का निवास होता है, वहां सेना की समुचित व्यवस्था होती है, फलतः बार बार चंद्रगुप्त मौर्य को पराजय का सामना करना। एक बार ऐसी स्थिति हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की जान खतरे में पड़ गई और चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरह एक झोपड़ी के किनारे छिप गया, बार बार असफलता के बाद। इसलिए असफलता से नहीं घबराना है, असफलता से घबराने का काम नहीं है। आखिर कितना बार असफल हो गया, अंतोगत बात तो सफल होनी है। जो डर गया सो मर गया, गब्बर सिंह बोलते, प्रसिद्ध फिल्म शोले का यह डायलॉग है। तो कंपटीशन में डरना नहीं,
कंपटीशन में आपको लड़ना है। केकेआर का स्लोगन क्या है? सलमान रहमान को पता ही होगा, क्रिकेट का शौकीन। कोलकाता नाइट राइडर्स, लड़बो मरबो जीतबो। युद्ध में हार और जीत चलती है, उसी तरह कंपटीशन में हार और जीत चलती है। इस बार इनका बीएचयू में नहीं हुआ, अगला बार इनके साथ साथ नवीन का भी होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। उसके अगले साल किसका होगा? जो 2 छात्राएं मेरे सामने बैठी होंगी, रागनी का भी होगा और प्रीति का भी होगा। तो लगे रहना, लेकिन एक योजना होना चाहिए। सामान्यतः अधिकांश शिक्षक के पास कोई योजना नहीं, वो भूल भुलैया का काम करते। जब चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आफत आ गई और वो झोपड़ी के किनारे छिप गया, तो ऐसी परिस्थिति में उसके अंदर एक लालची बच्चा बैठकर गर्म खीर खा रहा था। कई ग्रंथों में या कई टेक्स्ट बुक में इस बात का उल्लेख है कि गर्म पूरी, चूंकि बच्चा लालची था तो पूरी के सेंटर में या खीर के सेंटर में हाथ डाल रहा था कि ज्यादा कौड़ निकलेगा और ज्यादा भाग मुंह में आएगा और स्वाद लेंगे। लेकिन इसी क्रम में उसका हाथ जल गया और मुंह जल गया, वो जोर से रोने लगा। तो बूढ़ी मां ने उसे समझाया कि बेटा तू वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा है। हिंदी में एक कहावत है, होनहार बिरवान के होती ठिकने बात। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक भावी सम्राट होने वाला था, उसने अपनी गलती को समझ लिया और पुनः अपनी सेना के साथ वो तक्षशिला चला गया और तक्षशिला से छोटे छोटे राज्य को जीतता हुआ पाटलिपुत्र पहुंचा। इससे उसे 2 फायदा हुए, एक तरफ धन की प्राप्ति हुई, दूसरी तरफ सैनिक की प्राप्ति हुई और अंतोगत्वा पाटलिपुत्र पहुंचने के बाद उसकी सेना एक विशाल रूप धारण कर ली और उसने घनानंद को पराजित कर दिया। घनानंद को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण भारत में शासन करने वाला पहला वंश की स्थापना की, जिसे मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। और इस मौर्य वंश की राजधानी कहां स्थापित की? तो पाटलिपुत्र में स्थापित की। यूनानी साहित्य में इस पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो पाली ब्रोथा के नाम से जाना जाता है। और पटना में स्थापित करने के बाद, या यूं समझ ले, इसी क्रम में एक और घटना घटी जो भारत के इतिहास में दूरगामी प्रभाव है। विश्व के कई महान शख्सियत भारत जीतने के लिए हमेशा आतुर रहते थे। इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो आर्थिक कारण था। इसी क्रम में विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखने वाले महान सिकंदर, जिन्हें अंग्रेजी में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी भारत के पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। लेकिन पंजाब आते आते उनके सेना का हौसला जो था वो टूटने लगा और सेना ने सिकंदर को आगे जाने से रोकने को कहा, या सैनिकों ने यह बात के लिए विरोध कर दिया कि अब हम आगे नहीं जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। ऐसी क्रम में सिकंदर काफी निराश हो गया और अपने सेना के साथ पुनः वह अलेक्जेंड्रिया अर्थात मकेडोनिया की तरफ लौटने लगा। और इसी क्रम में उसने 2 शहरों की स्थापना की। एक शहर को बोकाफेला के नाम से जाना जाता है, जो उसके प्रिय घोड़ा का नाम था, और एक शहर का नाम निकाया था। उस शहर की स्थापना की। लेकिन जाने के क्रम में उसने अपने प्रमुख सेनापति, जिसका पूरा नाम सेल्यूकस निकेटर था, उसे भारत में जो जीता हुआ क्षेत्र था वो सौंप दिया। बोला कि हम जा रहे हैं, क्योंकि कप्तान से कुछ नहीं होता है। विजेता आप तभी बनेंगे जब आपका टीम वर्क का काफी अच्छा होगा। एक विराट कोहली कुछ नहीं कर सकते, बुमराह की भी योगदान चाहिए, स्काई की भी योगदान चाहिए, स्पिनर की भी योगदान चाहिए, रोहित शर्मा की भी योगदान चाहिए, साथ ही साथ कैप्टन का दिमाग भी चाहिए। जब सैनिक ही इनकार कर दिए तो आप कितने भी अच्छे प्लेयर हों,
कितने भी अच्छे शासक हो, कितने भी अच्छे आक्रमणकारी हैं, आप यू कांट डू बेटर, आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में भारत का क्षेत्र उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक ऐसे वंश की स्थापना की गई, मौर्य वंश, और उसे भारत का पहला शासक बनने का, सम्राट बनने का गौरव मिला, उसमें एक अलग प्रकार का जोश और जज्बा था। बोला कि मेरे सामने कौन टिक सकता है। यही जुनून आप में चाहिए। सफलता पढ़ाई से नहीं होती है, सफलता जुनून से होती है। एक बार जुनून आ गया कि मुझे नौकरी लेनी है तो लेनी है, हम नौकरी लेके रहेंगे। ये नहीं कि 2-4 सफलता नहीं मिली, उदास हो गए, डिप्रेशन में चल गया, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको दिन भर पढ़ना है। पढ़ाई लेकिन स्टाइल से करना है। जितना प्लानिंग से आप पढ़ेंगे उतना बेटर करेंगे, और बेटर तभी करेंगे मिस्टर सुधीर जब आपकी बेसिक अच्छी होगी। मैं बार बार बेसिक का जिक्र करता हूं। हल्के फुल्के टीचर हल्की फुल्की किताब से पढ़ लिए, गाइड से पढ़ लिए, गाइड में क्या देगा? आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं सबसे छोटी मोटी नौकरी में से एक नौकरी जीडी की है, 40,000 रुपया 150 की किताब से मिल जाए? कैसे आप ये उम्मीद करते हैं? उनको तो समझ में नहीं आता। 150 की किताब पढ़ने से 40,000 की नौकरी हो जाए तो सब लोग 150 का किताब पढ़ेंगे। इस गलफत में ना रहे, अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, एनसीईआरटी को पढ़ें और अपने आप को अपग्रेड करें। कैसे? अपने मोबाइल को आप अपग्रेड करें। जब तक आप अपग्रेड ना करेंगे तब तक आपको समझ आएगी। और ऑनलाइन के सभी छात्र यदि किसी संस्था में पढ़ते हैं या किसी सर से पढ़ते हैं तो सर को पढ़ने के लिए विवश कर दें। आप पैसा दे के पढ़ रहे हैं, खैरात में नहीं पढ़ रहे। सर को प्रेशर दें, सर से ऐसे प्रश्न करें कि वो घर पे पढ़ें, नहीं तो वही टाइप पुस्तक देंगे लोग और उसी से पढ़ाएंगे। उससे आपको कुछ नहीं होगा, आप पेज पे पेज रट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। सर को पढ़ने के लिए विवश कर दे। डरे नहीं, पैसा दे के पढ़ रहा है, हराम का नहीं पढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत का शासक बना तो उसे एक चुनौती मिली, लेकिन चुनौती के समय कुल अहंकार बनाना चाहिए। आप जितना धैर्यवान बनेंगे उतनी आसानी से आपको सफलता मिलेगी, और बेचैन बनेंगे वो सफलता नहीं मिलेगी। इंग्लिश में एक फ्रेज है, रमान, हरी मेक्स करी, हर बार का काम करवा। चाणक्य चाहते काहे के लिए तक्षशिला ले जाते, यहीं से लड़वा देते नंद को, नंद वंश के शासक थे घनानंद से। उसका घनानंद टुकड़े टुकड़े में चंद्रगुप्त मौर्य को काट के फेंक देता गंगा नदी में। लेकिन शिक्षा की आवश्यकता थी, ट्रेनिंग की आवश्यकता थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे बड़ी चुनौती 305 ईस्वी में मिली, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य एक दूरगामी युद्ध हुआ। और इस युद्ध में एक ऐसी घटना घटी जो भारत के इतिहास के लिए युगांतकारी थी। और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर दिया? सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। स्वाभाविक है, हारने के बाद संधि हो, फलतः चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक संधि हो। लेकिन संधि के पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि 305 बीसी में जो युद्ध हुआ उसमें कौन विजय हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। इस विजय के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं। ये 4 लाइन सारे बच्चे जानते हैं, आप सभी जानते हैं। ऐसे भी जो मेरे छात्र होते हैं उसे कोई पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उसे 25-30 किताब की टॉनिक मिलती है। और ये 25-30 पुस्तकें टेक्स्ट बुक, गाइड नहीं है। मेरे छात्र को पढ़ाना अपने आप में ही एक चुनौती है। इस संधि के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा क्षेत्र, या यूं समझे कौन सा राज्य मिला? तो कंधार मिला, मकरान मिला, हैरात मिला और काबुल मिला। लेकिन ध्यान देने की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐसा शासक है, ध्यान दीजिए,
चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐसा शासक है जिसने काबुल पे अधिकार किया और काबुल पे शासन किया। भारत के इतिहास में ऐसी घटना दूसरी नहीं है। अशोक के अभिलेख मिलते हैं, लेकिन अशोक ने काबुल पे अधिकार नहीं किया है। प्राचीन भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य एकमात्र ऐसा शासक है जिसने काबुल पे अधिकार किया और काबुल पे शासन किया। साथ ही साथ इस कंधार पे भी शासन किया, साथ ही साथ मकरान पे भी शासन किया और हेरात पे भी शासन किया। लेकिन यह कंधार जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, उस क्षेत्र पे शासन करने वाला भारत के इतिहास में, अब प्राचीन भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, भारत के इतिहास में शासन करने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद भले ही अशोक होते हैं, कंधार पे शासन नहीं करते। ये अफगानिस्तान के बॉर्डर में या अफगानिस्तान में, माने अफगानिस्तान के अंदर कंधार में शासन करने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त। इस संधि के द्वारा इन क्षेत्रों की तो प्राप्ति हुई, साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को कुछ गिफ्ट दिया। संधि हुई तो स्वाभाविक है कि गिफ्ट देंगे। जैसे बहुत सारे शिक्षक टीचर्स डे बनाएंगे, वो अपने रिस्पेक्ट के लिए नहीं बनाएंगे। उस दिन जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन रोते होंगे, जिनके सम्मान में टीचर दिवस मनाया जाता है। सामान्यतः टीचर इसलिए टीचर्स डे मनाते हैं तो उन्हें कुछ गिफ्ट के। तो उस दिन जो भी शिक्षक टीचर्स डे मनाए उस दिन एब्सेंट करते हैं। लेकिन टीचर लोग भी बहुत होशियार है, गिफ्ट लिए बिना छोड़ेगा नहीं, तो 2-3 दिन और एब्सेंट करते हैं। आगे चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस को 500 हाथी, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, 500 हाथी गिफ्ट किया गया। साथ ही साथ जब युद्ध में जीत पहले होती थी तो पराजित शासक की बेटी से विवाह होती थी। तो विश्व के इतिहास में या प्राचीन भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसके मध्य हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के बीच हुआ था। यह प्रश्न परीक्षा में लगातार आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के बीच जो विवाह हुआ युद्ध होने के उपरांत, इसे पहला इंटरनेशनल विवाह कहा जाता है। लेकिन इस विवाह के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को हेलेना बेचैन करके रखी। ऐसे भी जब तक आपकी शादी नहीं होती है तभी तक आप सुख में। इसका मतलब शादी नहीं करना नहीं, शादी तो होगी, क्योंकि हेलेना जो थी वो यूनान की थी। यूनान का विश्व इतिहास में एक अलग स्थान है और हेलेना को यह फीलिंग था कि मुझे पराजित होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कर लिया गया और मेरा जो नस्ल है वो भारतीय नस्ल से अच्छा है। फलतः जितनी दिन तक हेलेना जिंदा थी चंद्रगुप्त मौर्य को भी बेचैन रखी और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बिंदुसार बने उसे भी बेचैन करने का, या जब तक जिंदा रही मौर्य वंश को अस्थिर करने का काम हेलेना। साथ ही साथ इस संधि के बाद चूंकि हेलेना से विवाह हो गया था, ऐसी परिस्थिति में एक ये भी समस्या थी कि हेलेना को तो हम भेज रहे हैं और दो संस्कृति का मिलन है। अब हेलेना को चंद्रगुप्त मौर्य कैसे रखेगा, इसके लिए दरबार में एक राजदूत की आवश्यकता थी। फलतः चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस राजदूत को रखा गया? मेगास्थनीज को रखा गया, जो आगे चलकर एक पुस्तक की रचना करते हैं, जिस पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? इंडिका के नाम से। अब अगले पोर्शन में इंडिका की रचना किस भाषा में? हाँ, इंडिका की रचना किस भाषा में की गई, यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। चंद्रगुप्त मौर्य एवं दक्षिण भारत का विजय, जब आप लूसेंट पढ़ेंगे तो इसमें इसका जिक्र नहीं मिलेगा। सारी पुस्तक में बताया जाएगा कि मौर्य वंश के किस शासक ने दक्षिण भारत को जीता, तो बिंदुसार ने जीता। एकदम सही बात। लेकिन जब आप पीसीएस का एग्जाम देंगे, कमीशन का एग्जाम देंगे, यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे, बड़े एग्जाम देंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस ग्रंथ से यह प्रमाणित होता है या किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दक्षिण भारत में जीता गया। चंद्रगुप्त मौर्य एवं दक्षिण भारत का विजय
दो ऐसे अभिलेख हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि दक्षिण भारत किसके द्वारा जीता गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीता गया। वो अभिलेख का नाम क्या है, अहनानुरु अभिलेख, पहला प्रमाण है। दूसरा प्रमाण का नाम क्या है, पुर्णानुरु 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 अभिलेख, यह दूसरा प्रमाण है। साथ ही साथ अशोक के जो अभिलेख हैं, कई अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दक्षिण भारत जीता गया। साथ ही साथ यूनान के दामाद चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो अधिकांश यूनानी इतिहासकारों के द्वारा इस बात का जोर दिया गया, दामाद वाली बात थी, दामाद भला हो बुरा हो जैसा भी अच्छा है, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दक्षिण भारत जीता था। लेकिन जब कंपटीशन में आपसे पूछा जाएगा, ये पीसीएस का पोर्शन है, जब कंपटीशन में पूछा जाएगा, यदि सिंपली वन लाइन में पूछा जाएगा किस मौर्य शासक के द्वारा दक्षिण भारत जीता गया, तो ऐसी परिस्थिति में आंसर क्या हो जाएगा, बिंदुसार। लेकिन जब पूछा जाएगा किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को जीता था, तो अहनानुरु अभिलेख, पुर्णानुरु अभिलेख से यह ज्ञात होता है, यूनानी इतिहासकार से ज्ञात होता है, अशोक के अभिलेख से ज्ञात होता है। अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। संपूर्ण भारत में शासन करने वाला पहला शासक कौन बना, चंद्रगुप्त मौर्य बना, जिसने संपूर्ण भारत को एक देश के रूप में स्थापित किया और राज्य किया। इसमें से दक्षिण भारत के एरिया को आप हटा दीजिए। इस टोटल चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश तक फैला हुआ था। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहां थी, पाटलिपुत्र थी, और इसी पाटलिपुत्र को यूनानी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, पालीग्रोथा के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, वहां चंद्रगुप्त मौर्य का एक महल था जिसमें कक्षों की संख्या या कमरों की संख्या कितनी थी, 324 थी। लेकिन सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था थी कि खुद चंद्रगुप्त मौर्य को यह नहीं पता था कि वो किस रूम में शयन करे। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे निर्मित था, तो लकड़ी से निर्मित था। यह परीक्षा में लगातार आएगा। लेकिन जैन ग्रंथ के अनुसार, जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं, या देखिए जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं, कल्पसूत्र के अनुसार, परिशिष्ट परमन के अनुसार, या आगम या अन्य जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लगभग कितने वर्षों तक शासन किया गया। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कितने वर्षों तक शासन किया गया, तो 24 वर्षों तक शासन किया गया। यह प्रश्न लगातार परीक्षा में है। अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म के बारे में। प्रारंभिक जब हम चंद्रगुप्त मौर्य का शासन देखते हैं तो वो किस धर्म का उपासक है, तो सनातन धर्म का उपासक है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण वो कौन सा धर्म अपना लिया, तो जैन धर्म। यहां आपको समझना है कि किसके प्रभाव में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया, तो भद्रबाहु के प्रभाव में उसने क्या किया, जैन धर्म को स्वीकार किया। उसके पीछे भी कई कारण है। उसके गुरु भद्रबाहु हुआ करते थे, और पाटलिपुत्र में यहाँ एक छोटी सी कहानी है, भयंकर अकाल आया। चंद्रगुप्त के सारे प्रयास इस अकाल को दूर करने के विफल हो गए। ऐसी परिस्थिति में भद्रबाहु के द्वारा यह राय दी गई कि आप जैन धर्म अपनाइए और काया कलिश विधि का अनुसरण कीजिए, तदुपरांत जरूर वर्षा हो। और ऐसा ही फला था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस धर्म को अपनाया गया, जैन धर्म। अकाल हो जाने के बाद, अकाल में जब सुनवाई नहीं हुई, तो भद्रबाहु के साथ वो तपस्या करने के लिए कहां चले गए, तो श्रवण बेलगोला चले गए। यहां ध्यान देंगे, श्रवण बेलगोला का क्षेत्र किस राज्य में है, कर्नाटक में। इस श्रवण बेलगोला में एक पहाड़ी थी जिसे हम उदयगिरी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसी पहाड़ी पर बैठकर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की एक विधि, जिसे संलेखना विधि के नाम से जाना जाता है या काया कलिश विधि के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा तपस्या करना प्रारंभ किया। इस विधि में ना आपको अन्न का प्रयोग करना है, ना जल का प्रयोग करना है। धीरे धीरे आपको बिना भोजन का रहना है, बिना पानी का रहना है। ऐसे करते करते एक समय आया कि चंद्रगुप्त मौर्य का शरीर एकदम कमजोर हो गया और वे काल के गाल में समा। और जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है, वैसे ही पाटलिपुत्र में, या यूं समझ ले मौर्य साम्राज्य में,
भयंकर वर्षा प्रारंभ होती है और अकाल जो आता है वो समाप्त हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? तो 298 BC में हुई। किस विधि से हुई? कायाकल्प विधि या संलेखना विधि। इस विधि में यह जैन धर्म की एक विधि है। इस विधि से माना जाता है कि यदि आप अपने प्राण को त्याग करते हैं तो सीधे स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, महावीर के पास जाएंगे। इसमें धीरे धीरे अन्न को छोड़ दिया जाता है, धीरे धीरे जल को छोड़ दिया जाता है और अपने प्राण को त्याग दिया जाता है। अब आइए सुदर्शन झील। 90% लड़का से यदि पूछ दिया जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया है तो वो लटपटा जाएगा, वो घबरा जाएगा। झील एक है, पुनर्निर्माण अनेक है। उसका पुनर्निर्माण, रिपेयरिंग बहुत लोगों ने किया। क्योंकि पहले के राजा प्रजा के हित में काम करते थे तो सौराष्ट्र के क्षेत्र में पानी की भारी समस्या है। आपके घर के बगल में यदि समुद्र भी है तो आप उस समुद्र के पानी से खेती नहीं कर सकते। खेती के लिए भूजल चाहिए, नहर की पानी चाहिए, नदी की पानी चाहिए या जल संचय चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जनता वहां की तबाह थी। फलतः चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा वहां एक झील का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य बहुउद्देशीय था। उस झील का निर्माण क्या था? नाम क्या था? सुदर्शन झील था। अर्थात सुदर्शन झील को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे स्टाइल में कंपटीशन में पूछेगा, सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र के किस गवर्नर के द्वारा किया गया? पुष्यगुप्त। यहां प्रश्न के स्ट्रक्चर में आपको समझना है निर्माण और पुनर्निर्माण, ये बेसिक चीज है। निर्माण का मतलब बनाना, पुनर्निर्माण का मतलब उसका रिपेयरिंग करना। तो पुनर्निर्माण बाद के कई गवर्नर के द्वारा किया जा रहा है, उन शासकों को। अब आइए सेना। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो थी काफी विशाल थी, जिसे कितने भागों में बांटा गया था? 6। पैदल सेना थी, जल सेना थी, गज सेना थी, रथ सेना थी और साथ ही साथ जैसे अरुण के स्वर्जिटी में होगा, सेना में एक सेना के अंदर एक महत्वपूर्ण विंग होता है जिसे आर्टिलरी कहा जाता है, रसद सेना। आप लड़ाई करने जा रहे हैं, आपका गोला बारूद खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? मोबाइल पे कहेंगे तब तक तो शहीद हो जाएगा। तो रसद था, स्टॉक साथ ही साथ चलती थी कि किसी सेना का कुछ घटा तो एट ए टाइम हम मदद करेंगे। वैसी सेना को रसद सेना कही जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कितने भागों में बटी थी? तो 6। लेकिन यहां पीसीएस के लिए और कंपटीशन के लिए ध्यान देना है, किस यूनानी इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा? यह फीलिंग का चीज है, यह नैरेटिव है। यूनानियों को हमेशा लगता था कि भाई मेरी बेटी को से जबरदस्ती शादी कर लिए, तो वो पक्षपात पूर्ण व्यवहार के कारण उनके अंदर एक कुंठा थी और उस कुंठा को इतिहासकार अपनी बातों में व्यक्त किए। चूंकि सेना काफी शक्तिशाली थी, सारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त मौर्य को भी लौटना पड़ा, भले वो पराजित नहीं हुए, लौटना तो पड़ा। यह कुंठा वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, फलतः उसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के लिए एक उपमा का प्रयोग किया और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को प्लूटार्क ने क्या बताया? डाकुओं का गिरोह। ठीक है, ये जो पोर्शन है आप लोग तो 2-4 चीज रट लेते हैं एकदम एक शब्द को, सेंडोकोटस, एंडोकोटस, एंडोकोटस, तो रटने उठने से कुछ होता नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य और उसके कई नाम यूनानी साहित्य में हैं। सामान्यतः लड़के 2 ही नाम पे प्रयोग करते हैं। ग्रीक साहित्य अर्थात यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है? सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां ध्यान देना है, यहां पे मैं VVI लिख रहा हूं। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स पहले ऐसे इतिहासकार हैं जो यूनानी साहित्य में उल्लेखित एंड्रोकोटस
और सेंट्रोकोटस को क्या बताया था? चंद्रगुप्त मौर्य बताया था। किसने बताया था? विलियम जोन्स के द्वारा बताया गया था। अब समझिए, ये जो पोर्शन है 3 और यहां पे 2, 90% छात्र के द्वारा उसके बारे में कुछ पता नहीं। उंगली मुंह में डालेंगे, दांत काटेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उस आधार पे आंसर देंगे। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार स्ट्रोबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से स्ट्रोबो ने बुलाया था? सेंड्रोकोटस के नाम से। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? सेंड्रोकोटस। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? सेंड्रोकोटस किया। एरियन और प्लूटार्क के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? एंड्रोकोटस का प्रयोग किया गया। और फिलार्कस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? सेंड्रोकोटस का किया गया। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स, जो यूनानी साहित्य में सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस था, उसे किस रूप में पहचाना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अच्छा, पीसीएस का एग्जाम हो, अन्य कोई भी एग्जाम हो, वो सभी प्रश्न इसी बोर्ड से रहेंगे, इसी लाइव क्लास से रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले संडे को मैं लाइव क्लास के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। क्लास कैसा लगा अपने व्यूज को भेजें, कमेंट करें, और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का भी काम करेंगे और अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त करें। लेकिन जाते जाते उसे गुमा थी कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमान थी मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है ये आसमां कुछ कम है।